नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ, क्योंकि आपको बता दें कि आज विश्व होम्योपैथी दिवस है और इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करने वाले हैं। दिल्ली में एक नया सम्मेलन होने वाला है, तो नई दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। बिल्कुल, आज विश्व होम्योपैथी दिवस है और इस मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने इसका आयोजन किया है और इस साल की थीम वन हेल्थ वन फैमिली रखी गई है। आयुष राज्य मंत्री सोनोवाल डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। तो हर साल 10 अप्रैल यानी कि आज विश्व होम्योपैथी दिवस यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है और वहीं इस दिन को एक खास थीम के तहत सेलिब्रेट भी किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल की थीम रखी गई है वन हेल्थ वन फैमिली। ये थीम चिंता, डिप्रेशन जैसी विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए होम्योपैथी के उपयोग पर केंद्रित है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर नई दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इसका आयोजन आयुष मंत्रालय की केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की ओर से किया गया है। सम्मेलन का विषय होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के दौरान परिषद और विभिन्न होम्योपैथी कॉलेज और परिषद और केरल के होम्योपैथी महानिदेशालय के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर परिषद की 8 पुस्तकों, एक वेब पोर्टल और एक वृत्त चित्र का लोकार्पण भी होगा। वहीं सम्मेलन में देश भर के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारियां आपको इससे जुड़ी हुई देते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं, जिसको दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति के हाथों होना है। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है और हर साल की तरह आपकी बता दें कि इस बार भी थीम रखी गई है वन हेल्थ वन फैमिली। इस बार की थीम है और आयुष राज्य मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। और तो आज विश्व होम्योपैथी दिवस है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल, नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल हर साल 10 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाता है और इसी तरह आज भी विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो मनाया जाएगा। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की गई है। बड़ी खबर, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं की गई हैं। और इसमें बता दें कि बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम मुंबई समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। तो कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर उम्मीदवारों की अंतिम सूची तय करने का काम लगातार जारी है। रविवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श के लिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीसी के अन्य सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में तय किया गया है कि बीजेपी तकरीबन 90 के आसपास विधायकों को फिर से टिकट देगी। तो बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। कल शाम दरअसल ये बैठक हुई है, जिसमें पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद रहे। लेकिन आज भी बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी तमाम दिग्गज जो है वो मौजूद रहेंगे और आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक जो है वो होगी। और कल जो बैठक हुई, इसमें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और शिगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें फिलहाल कल की बैठक से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन देखना होगा कि आज अगर दोबारा से बैठक होती है तो उसके बाद क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर बीजेपी के खेमे से सामने आती है। बीजेपी ज्यादातर सिटिंग विधायकों को टिकट देने वाली है, ऐसी खबरें कयास के तौर पर लगाई जा रही हैं। हालांकि देखिए, इस बारे में आधिकारिक घोषणा 1 से 2 दिन में हो जाएगी, लेकिन फिलहाल कयास यही लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक में फिर से सत्ता में आने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। बीजेपी ने 224 सीट में से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।
और चलिए अब इससे जुड़ी अहम जानकारी तो आप तक सब हमने पहुंचा दी, लेकिन कुछ जानकारी बची है उसको हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं फ्लड के जरिए, देखिए आपको हम पूरे ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे यहाँ पर कि अभी तक हम किस खबर की बात कर रहे थे। तो बीजेपी की सीसी की अहम बैठक हुई कल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर उसमें चर्चा हुई और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज थे वो उसमें मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। बिल्कुल, इसके साथ ये भी बता दें कि पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही ये भी बता दें कि कहा जा रहा है कि बीजेपी 90 ऐसे उम्मीदवार हैं जो यानी सिटिंग विधायक हैं उन्हें टिकट देने वाली है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, उसका इंतजार बाकी, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल कर्नाटक का जिक्र यहाँ पर लगातार हम कर रहे हैं। कर्नाटक में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में महामंथन का दौर लगातार जारी है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान इस बीच सामने आया है और उन्होंने कहा कि आज फिर से टिकट को लेकर चर्चा होगी। 1 से 2 दिनों में हो सकती है टिकटों की घोषणा, ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। दरअसल 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी उम्मीदवारों के जो नाम है उन्हें अंतिम रूप दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले तो बस कुछ दिनों में, 1 से 2 दिनों में नामों का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। तो आज फिर से टिकट को लेकर चर्चा जो है वो हो सकती है, ये खुद कहना है। टिकट बंटवारे पर बीजेपी में महामंथन जो है वो लगातार जारी है और इस बीच कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि कल की बैठक के बाद उनका ये बयान सामने है कि कल तो अहम बैठक हुई, चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, लेकिन आज फिर से बैठक जो है वो हो सकती है। आज फिर से एक बार उन नामों पर, उन चेहरों पर मंथन हो सकता है कि आखिर बीजेपी जो है वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो नाम है जिनके साथ आगे बढ़ना चाहेगी और जिन्हें टिकट देना चाहेगी। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा मंथन जो है वो बीजेपी के अंदर चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान आया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 80% सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी में सीएम अपनी सीट और मंत्री अपनी सीट से नहीं लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है, बीजेपी पर तंज कसा गया है। रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी का भी टिकट कटता है तो टिकट कटने पर बीजेपी कर्नाटक में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी कर्नाटक के अंदर भगदड़ जनता पार्टी बन गई है और भगदड़ को ना प्रधानमंत्री ना अमित शाह काबू कर पा रहे हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने 80% सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि बीजेपी में मुख्यमंत्री अपनी सीट, मंत्रीगण अपनी सीट नहीं लड़ना चाहते। अगर वो किसी की टिकट काटते हैं तो वहां भगदड़ मच जाती है। बीजेपी कर्नाटक के अंदर भगदड़ जनता पार्टी बन चुकी है और इस भगदड़ को ना प्रधानमंत्री और ना ही अमित शाह काबू कर पा रहे हैं। वहीं कुमारस्वामी द्वारा 15 कांग्रेस के नेता जेडीएस में शामिल होने के सवाल पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कुमारस्वामी की हर बात गंभीरता से मत लीजिए, हमारा उनसे राजनीतिक मतभेद है, लेकिन जो पार्टी केवल भगोड़ों के सर पर चल रही हो वो पार्टी चुनाव आखिर कैसे लड़ेगी और कर्नाटक के लिए क्या करेगी, उनको अपने कैडर पर भरोसा करना चाहिए। तो कुमारस्वामी की हर बात गंभीरता से मत लीजिए, हमारा उनसे राजनीतिक मतभेद है, लेकिन जो पार्टी केवल भगोड़े के सर पर चल रही है वो पार्टी चुनाव लड़ेगी कैसे। 166 सीट डिक्लेयर कर दी। भारतीय जनता पार्टी हर रोज जोर लगाया, आज हम घोषणा करेंगे, कल घोषणा करेंगे, परसों पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, उस दिन अमुक दिन होगा। आज तक तो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड ही नहीं हुआ। क्या कारण है? आपने देखा कांग्रेस ने अभी तक तो नॉमिनेशन की तारीख शुरू नहीं हुई। हमने अपनी 80% के करीब लगभग सीटों की घोषणा कर दी है। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई जो थोड़ा बहुत तो वैचारिक मतभेद होता है पर कोई बड़ा बवाल नहीं है। भाजपा में जिस प्रकार का बवाल है, मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं लड़ना चाहते, मंत्रीगण अपनी सीट नहीं लड़ना चाहते, विधायक अपनी सीट नहीं लड़ना चाहते, भाजपा किसी की टिकट काटती है तो वहां भगदड़ मची है। भाजपा भगदड़ जनता पार्टी बन गई है कर्नाटक के अंदर और उस भगदड़ को रोकने के लिए ना वो प्रधानमंत्री कंट्रोल कर पा रहे, ना अमित शाह कंट्रोल कर पा रहे। तो इसलिए सवाल आपका सही है पर पूछा भगदड़ जनता पार्टी से जाना चाहिए। कांग्रेस ने 166 सीट डिक्लेयर कर दी। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का मिशन अरुणाचल प्रदेश 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह
तो मिशन अरुणाचल प्रदेश पर है अमित शाह। बताने कि आज और कल अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सबसे पहले सीमावर्ती गांव की बिथू जाएंगे और अमित शाह बताने कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का वो इस दौरान उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ नो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी अमित शाह उद्घाटन करेंगे। 11 अप्रैल को गृह मंत्री नमती मैदान का भी दौरा करेंगे। वालांग वार मेमोरियल में श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल 2 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं शाह। इस दौरान आज और 11 अप्रैल को भारत चीन सीमा से लगे एक गांव किबी में जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दौरे के पहले दिन वो अरुणाचल प्रदेश के अजाओ जिले के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किबिथू में बनाए गए नो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे और इन बिजली परियोजनाओं से सीमावर्ती गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय सहायता वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। करोड़ रुपए की सहायता शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश साथ ही लद्दाख में 19 जिलों के 46 ब्लॉक में से 29 गांव 67 गांव को चिन्हित कर विकास कार्य किया जाएगा। पहले चरण में 662 गांव को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि अमेरिका पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी हां, न्यूयॉर्क के JF के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीतारमण पहुंच चुकी हैं। तो अहम खबर बता दें आपको कि अमेरिका पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फिलहाल एयरपोर्ट तक वो पहुंच चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका पहुंच चुकी है। तो आज से 16 अप्रैल तक बैठक होगी और G20 और अन्य बैठकों में भी वो हिस्सा लेंगे। वाशिंगटन DC में स्प्रिंग बैठक जो है वो होने जा रही है। तो अहम खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के JF के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने उनकी अगवानी की और वहीं यात्रा के दौरान वित्त मंत्री वाशिंगटन DC में विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग बैठकों और अन्य G20 बैठकों में हिस्सा लेंगी। यह बैठक 10 से 16 अप्रैल तक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G20 बैठक की मेजबानी करेंगी और विश्व बैंक समूह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो 12-13 अप्रैल को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ संयुक्त रूप से G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की दूसरी बैठक की मेजबानी करेंगी। आपको बता दें कि इस समय भारत G20 का अध्यक्ष है और वो G20 से संबंधित कुछ अन्य बैठकों की भी मेजबानी करेंगी। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें। विदेश मंत्री S जयशंकर का युगांडा और मोजाम्बिक दौरा 10 से 15 अप्रैल तक दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री S जयशंकर। युगांडा के विदेश मंत्री जनरल JJ से मुलाकात भी करेंगे विदेश मंत्री S जयशंकर। स्थायी परिसर का उद्घाटन भी करेंगे और 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक में विदेश मंत्री जयशंकर रहने वाले हैं। तो अहम खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक युगांडा और मोजाम्बिक के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर 10 से 12 अप्रैल तक युगांडा का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान उनके युगांडा के समकक्ष जनरल JJ ओडोंगो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करने और देश के नेतृत्व को बुलाने और अन्य मंत्रियों से मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं यात्रा के पहले चरण में जयशंकर युगांडा के विदेश मंत्री जनरल JJ ओडोंगो सहित देश में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वो जिंजा में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। भारत 20 से 30 साल में विश्व गुरु बनेगा। यह बड़ा बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से दिया गया है और कहा है कि 20 से 30 साल में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। दुनिया में हमारे प्रति विश्वास जगा है।
आगे उन्होंने कहा कि भारत बड़ा हो ये विश्व की जरूरत है, भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने ये बयान दिया है। जो संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है। मुंबई में एक समारोह में भागवत ने कहा कि भारत 20 से 30 साल में विश्व गुरु बन जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में भागवत ने कहा कि 1857 के बाद देश के बारे में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गलत धारणाएं हमारे विकास को धीमा करने के लिए फैलाई जा रही, क्योंकि दुनिया में कोई भी तर्क के आधार पर हमसे बहस नहीं कर सकता है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक चोगले के 75वें जन्मदिन के मौके पर मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उसी दौरान इन्होंने ये तमाम बातें कही कि भारत 20 से 30 साल में विश्व गुरु बन जाएगा। बिल्कुल। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज पीएम मोदी की डिग्री पर सियासत गर्मा चुकी है और इसे लेकर दिल्ली बीजेपी की ओर से भी आम आदमी पार्टी को घेरा जा सकता है। आपको बता दें कि कल दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने डिग्री दिखाओ कैंपेन की शुरुआत की और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आपके नेता देश के सामने अपनी डिग्री को रखेंगे। उन्होंने स्वयं अपनी 3 डिग्रियों को मीडिया के माध्यम से देश के सामने रखा, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए और अन्य डबल एमए की डिग्री देश के सामने उन्होंने रखी। साथ ही देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी अपील करते हुए कहा कि वो भी अपनी डिग्री को जनता के सामने रखें। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से खास तौर पर यह अपील की है कि वो भी अपनी असली डिग्री जनता के सामने रखें। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये तंज कसते हुए कहा था कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए और इसके साथ ही डिग्री दिखाने की बात कही थी। यूनिवर्सिटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करी है, तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्वविद्यालय कोर्ट क्यों जा रहा है? क्या उनको गर्व नहीं है कि उनकी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा लिखा छात्र आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है? मैं तो गुजरात विश्वविद्यालय से ये कहूँगी कि आपको तो जो आपका इतना यूनिक डिपार्टमेंट है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, उसको तो प्रधानमंत्री के नाम पे उसका नामकरण भी करना चाहिए। गुजरात। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने जेपीसी की मांग को बेबुनियाद बताया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असफल रही, ये तमाम बातें कही और साथ साथ कहा कि राहुल गांधी की समझ नहीं बढ़ रही है। तो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये बड़ा बयान दिया और कहा कि जेपीसी की मांग जो है वो बेबुनियाद है और इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी असफल करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा राहुल गांधी की समझ नहीं बढ़ी है, देश के नेता तो दूर कांग्रेस के नेता ही नहीं बन पा रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने जेपीसी की मांग को बेबुनियाद बताया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दरअसल असफल रही है और इसीलिए कांग्रेस अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए ये काम कर रही है। राहुल गांधी की समझ नहीं बढ़ रही। आगे उन्होंने कहा कि देश के नेता तो दूर की बात, वो कांग्रेस के नेता ही जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी नहीं बन पा रहे हैं तो फिर देश के नेता क्या बनेंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।